जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर आकिब लियाकत, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन। जैसे बेटा कल हमने अपना लेक्चर 1 स्टार्ट किया था, अपनी बुक का जो कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू हमने जो एक सीरीज लेक्चर की स्टार्ट की है। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 एंड वी विल रिज्यूम फ्रॉम anatomical positions and important anatomical terms। चैप्टर लेक्चर 1 जहाँ पे कल हमने एंड किया था वहाँ से आगे हम आज स्टार्ट करेंगे और आज का जो टॉपिक है हमारा है उसमें हम एनाटॉमिकल पोजीशंस और एनाटॉमिकल टर्म्स की बात करेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशंस, एनाटॉमिकल पोजीशन, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कैसी स्टैंडर्ड पोजीशन है, स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट है एनाटॉमी के अंदर या हम बायोमैकेनिक्स के अंदर कहते हैं जो ह्यूमन बॉडी का कि एक पर्सन अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन में हो, फेस उसका सामने की तरफ फॉरवर्ड फेस कर रहा हो, आर्म्स बाजू जो है उसके दोनों साइड पे हैंग कर रहे हो और जो उनकी हथेली है, पाम है, वो फॉरवर्ड फेस कर रहे हो, सामने की तरफ हो। और इसके अलावा हमारे पास इसकी जो सा वो है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज होती है। लाइक इसको हम कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड पोजीशन है हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करने के लिए इस रेफरेंस पोजीशन को हम यूज करते हैं। इसके जो फीचर्स हैं, स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन है, फॉरवर्ड फेस करता है, फेस जो आपका वो फॉरवर्ड होगा, आईज आपकी बिल्कुल सामने की तरफ आप लुक कर रहे होंगे, आर्म्स आपके साइड पे हैंग कर रहे होंगे और उनकी आपकी हथेली है वो सामने की तरफ फेस कर रही होगी और फीट आपके स्लाइटली अपार्ट होंगे नॉर्मली पोजीशन में, जिसमें आपके शोल्डर की जो आपके आपकी जो विड्थ है पाँव की जो सा डिफरेंस है उनके दरमियान आपके शोल्डर की विड्थ के अकॉर्डिंग होगा। तो इसको हम कहते हैं ये है एनाटॉमिकल पोजीशन। क्लिनिकली, मेडिकली और स्पोर्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट की इस वजह से है जितनी भी हमारी लाइक मूवमेंट स्टार्ट होती है हमारी बॉडी के, जो उनको हम रेफर करने के लिए आगे एनाटॉमिकल टर्म्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा इस पोजीशन से हम उनको रेफर कर रहे होते हैं, ये स्टैंडर्ड पोजीशन है। इसके अलावा हमारे पास एक पोजीशन यूज होती है जिसको हम कहते हैं, टर्म यूज होती है स्टार्टिंग पोजीशन, और स्पोर्ट्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग पोजीशन वाली। स्टार्टिंग पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसमें हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी जब स्टार्ट करते हैं तो वो पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन होती है। मिसाल के तौर पे हम रेस स्टार्ट करते हैं 100 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहला फेज है स्टार्ट करने का दैट इज कॉल्ड स्टार्टिंग पोजीशन। इसमें हमारे पास डिफरेंट पोस्चर्स हम यूज करते हैं, उसको हम स्पेसिफिकली फिजियोथेरेपी के अंदर एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं जब उस टाइम पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग और लेइंग डाउन पोजीशन, या हम काइनेजोलॉजी के अंदर इन चीज़ों को मजीद डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसको आपने बस इतना सा फिलहाल के लिए पढ़ लें, आई गेस मोर देन इनफ होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो लिथोटोमी पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आप लेटे हुए होते हैं, अपनी बैक के ऊपर, कमर के ऊपर लेटे हुए होते हैं। और ये क्लिनिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो अक्सर जैसी नी की कोई इंजरी हो जाती है, आपके फीट की इंजरी हो जाती है, एंकल की इंजरी हो जाती है, तो आप उसको स्ट्रैप्स के साथ आपकी नीज को बेंड करके, नीज आपकी बेंड हुई होंगी, देखें इसकी अगर को देखें, देयर हिप्स को हम बैक के ऊपर आप लेटे हुए होंगे, हिप्स एंड नीज बेंट होंगी, आपकी नीज जैसे हम अपनी नी को बेंड करते हैं 90 के एंगल पे, इस तरह से आपकी 90 के एंगल पे एक दूसरे के साथ आपकी हिप के साथ ये हुई होगी, एक दूसरे से अलग होंगी शोल्डर की विड्थ के ऊपर, और इसको किसी भी हमारे पास स्ट्रैप से, किसी रस्सी से हैंग कर देंगे उस पोजीशन के अंदर। और ये मोस्टली हमारे पास यूज होती है, रेक्टल पेल्विक इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, उसके जो एग्जामिनेशन होती है, उसका कोई ट्रीटमेंट होता है, उसका कोई ऑपरेशन होता है, उसके लिए यूज होती है। मोस्ट स्पेसिफिकली ये पोजीशन जो है चाइल्ड बर्थ के दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकली चाइल्ड बर्थ होती है उस वक्त फीमेल की पोजीशन जो इस पोजीशन को नॉर्मलाइज करके, मेंटेन करके, जो नॉर्मली जो डिलीवरीज होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी इसके तहत होती हैं। इसके अलावा भी हम इसको डिफरेंट केमिकल केमिकल कह रहा हूँ, मेडिकली हम डिफरेंट ऑपरेशंस के दौरान जो हिप वाला एरिया होता है उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं। ये हमारे पास बेसिकली 3 पोजीशंस हैं। इन्हीं के अंदर आगे हमारे पास सब पोजीशंस भी होती हैं जिनको हम काइनेजोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे नीलिंग पोजीशन है, लेइंग पोजीशन है,
सिटिंग पोजीशन है, लेइंग डाउन पोजीशन है। अब ये आगे इसकी सब टाइप्स हैं जैसे स्टार्टिंग पोजीशंस की, तो इसको हम आगे हैंगिंग वाली पोजीशन है, तो अब उनमें कौन कौन से मसल्स यूज होते हैं, इनमें से भी काफी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं रिसेंटली पेपर्स में आए हुए होते हैं, तो इनको हम इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास इसका जो पोर्शन है इसमें है इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, टर्म्स जो अक्सर यूज होती हैं, रेफरेंस पॉइंट एक स्टैंडर्ड पॉइंट है एनाटॉमी का, उसके साथ हमारे पास कुछ टर्म्स यूज होती हैं डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे सुपीरियर है, सुपीरियर का मतलब होता है कि आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हुए हों, जो कोई भी चीज जो आपके हेड की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी, उस चीज को हम सुपीरियर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें एग्जांपल दी हुई है, आपको हेड इज सुपीरियर टू चेस्ट, आपकी चेस्ट से आपका हेड ऊपर है तो सुपीरियर है, आपकी चेस्ट आपकी हिप से ऊपर है सुपीरियर है, आपके आर्म्स आपके फीट से ऊपर है सुपीरियर है। रेफरेंस पॉइंट भी यूज करते हैं इसको। इंफीरियर बिलो होता है, नीचे की तरफ होता है, जैसे फुट हमारे पास इंफीरियर है आपकी नी से। एंटीरियर है, इसका दूसरा नाम वेंट्रल है, सामने की तरफ, जैसे आपकी चेस्ट एंटीरियर साइड पे है और जो हमारी बैक बोन है वो पोस्टीरियर साइड पे है। पोस्टीरियर का दूसरा नाम डॉर्सल भी है। मीडियल है, मीडियल का मतलब होता है आप अगर अपनी बॉडी को सेंटर लाइन से स्टर्नम बोन से दो हिस्सों में डिवाइड करें, कोई भी चीज जो आपकी स्टर्नम बोन के साथ होगी, मिड लाइन आपकी स्टर्नम बोन है उसके साथ कोई भी चीज प्रेजेंट होगी उसको मीडियल कहते हैं। लेटरल कोई भी उससे चीज अवे होगी उसको हम लेटरल कहते हैं। जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में अक्सर ये पूछा जाता है, आपकी जो रेडियस बोन है, रेडियस बोन आपकी थंब साइड वाली बोन होती है, वो एनाटॉमिकल पोजीशन में आपकी बाहर वाली साइड पे होती है, मिड लाइन से दूसरी साइड पे होती है, तो उसको हम कहते हैं वो लेटरल होती है। और आपकी अल्ना बोन जो है वो रेडियल वो होती है हमारे पास मीडियल साइड पे होती है, तो इस चीज को आपने देखना है। प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल हमारे पास का मतलब होता है जहां पे अटैचमेंट होती है, किसी भी मसल की बोन की अटैचमेंट होती है, जहां पे उसका जो अपर वाला एंड होता है उसको हम प्रोक्सिमल कहते हैं, और जो जहां पे अटैचमेंट से दूसरी एंड वाला पॉइंट होता है उसको हम डिस्टल कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपका शोल्डर ज्वाइंट बनता है, शोल्डर ज्वाइंट के ऊपर जो आपका अपर एंड है, अपर एंड है जहां पे आपका इसका ह्यूमरस बोन का वो हेड है वो फिक्स होता है स्कैपुला के साथ, वो इसका प्रोक्सिमल पार्ट है, और जो एल्बो वाला पॉइंट है वो इसका डिस्टल पॉइंट है। डीप किसी चीज का नीचे की तरफ होना, जिसको डिटेल एग्जामिनेशन के थ्रू आप देखते हैं। सुपरफिशियल किसी चीज का ऊपर की तरफ होना, जिसको आप नेक डाई से देख सकते हो। पेरिफेरल किसी चीज का सेंटर लाइन से अवे होना, दूर होना, पेरिफेरल है। सेंट्रल किसी चीज का सेंटर की तरफ होना। इसके अलावा नेक्स्ट एक टर्म यहाँ पे हमारे पास यूज होती है इप्सिलेटरल, इप्सिलेटरल का मतलब होता है सेम साइड ऑफ द बॉडी, सेम साइड ऑफ द बॉडी, यानी आप लेफ्ट साइड की बात कर रहे हो तो सारी चीजें लेफ्ट साइड पे हैं, राइट साइड की बात कर रहे हो तो राइट साइड पे हैं। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है ऑपोजिट साइड्स, और इंटरमीडिएट का मतलब होता है बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। इसके अलावा दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे जो शायद आई गेस मिस हैं, उनको आप नोट डाउन कर लें। हम सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन। स्पाइन पोजीशन ये होती है कि आप सीधे हुए लेटते हैं, सीधे लेटने को आप सुपाइन पोजीशन कहते हैं, सुपाइन है। और प्रोन पोजीशन उल्टे लेटने को कहते हैं, यानी आप अपनी चेस्ट के ऊपर जब लेटते हैं उसको हम प्रोन पोजीशन कहते हैं, और जो अपनी बैक के ऊपर लेटते हैं वो आपकी स्पाइन पोजीशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, अक्सर ये इनमें से क्वेश्चन पेपर में भी और अक्सर जो उनसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्लेन्स एंड एक्सिस ऑफ ह्यूमन बॉडी, और उनके साथ इनकी मूवमेंट की बात की जाती है। प्लेन्स क्या होते हैं, एक्सिस क्या होते हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आप जो चीज यहाँ पे नोट डाउन करेंगे वो ये है कि जो प्लेन्स होते हैं और एक्सिस होते हैं ये एक दूसरे के आपस में ऑपोजिट एक्सिस, लाइक इसके वर्टिकल एक्सिस 90 के एंगल पे होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, 90 के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करें, आप किसी भी एक चीज को याद करेंगे, प्लेन को याद कर लें या एक्सिस को याद कर लें, दूसरी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी प्लेन्स की। प्लेन हमारे पास एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होती है। अब यहाँ पे देखें सरफेस की टर्म यूज हो रही है,
सरफेस का मतलब होता है एक ऐसी सरफेस जो एक एंड से दूसरे एंड पे आपको नजर आ रही है, एक एंड से शुरू होती है दूसरे एंड पे चल रही है। तो एक ऐसी सरफेस होती है जो हमारी बॉडी को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करती है। एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिसको हमने फर्ज किया होता है, सपोज किया होता है, वो सरफेस हमारी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। कैसे डिवाइड करती है आगे चल के हम देखते हैं, उसी की बेस पे अब इसको हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, बॉडी पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए और मेडिकल के अंदर डायग्नोसिस प्रोसेस के लिए हम इन टर्म्स को यूज करते हैं। और इनसे हमें आगे चल के मेडिकल में ये हेल्प आउट होती है कि हम किस तरह से किस चीज को सेटल डाउन कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स के अंदर हमें मूवमेंट की डिस्क्रिप्शन के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैजिटल प्लेन की। यहाँ पे देखें जी, सैजिटल प्लेन, सैजिटल का मतलब ये होता है कि ऐसा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल का मतलब वो ऊपर से चलता है नीचे की तरफ आता है, वर्टिकल प्लेन इस तरह का प्लेन होता है। बॉडी को लेफ्ट और राइट सेक्शंस में बेसिक्स 3 प्लेन है, सैजिटल है, फ्रंटल है और ट्रांसवर्स प्लेन है। अब सैजिटल प्लेन का दूसरा नाम हमारे पास ये क्योंकि हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो मीडियोलैटरल प्लेन भी इसके लिए टर्म एक यूज होती है, और अक्सर बड़ा कंफ्यूज किया जाता है कि मीडियोलैटरल जो सा प्लेन होता है वो कौन सा होता है। क्योंकि ये बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये मीडियोलैटरल प्लेन भी इसके लिए टर्म यूज की जाती है। एक ऐसा प्लेन है जो हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसको हम कहते हैं ये क्या है, सैजिटल प्लेन है। अब इसके अंदर दो टर्म्स यूज होती है मजीद, एक ऐसा प्लेन है जो हमारी सैजिटल प्लेन, वो प्लेन जो हमारी बॉडी को दो इक्वल लेफ्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी 50-50% पे डिवाइड करेगा लेफ्ट इक्वल और राइट पार्ट्स में। ऐसे प्लेन को हम कहते हैं मिड सैजिटल और मीडियन प्लेन कहते हैं, मिड सैजिटल और मीडियन प्लेन कहते हैं। इसके अलावा जो सिंपल हमारा सैजिटल प्लेन होता है वो हमारी बॉडी को अनइक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इन दोनों के अंदर भी आपने फर्क नोट डाउन कर लेना है। अब मैंने आपको बताया था इसके जो 90 के एंगल पे इसका एक्सिस प्रेजेंट होगा, वो इसका क्या होगा, बॉडी का इसका एक्सिस होगा। अब सैजिटल प्लेन है तो इसका जो एक्सिस होगा वो फ्रंटल एक्सिस होगा, या उसको कोरोनल एक्सिस कहते हैं। फ्रंटल एक्सिस होगा या कोरोनल एक्सिस होगा, तो ये चीज आपने देख लेनी है। इसमें हमारे पास मूवमेंट्स है, ये देखिए हमारी बॉडी को इसने डिवाइड किया, आप इसको सिर्फ इतना याद कर लें, सैजिटल प्लेन आपने याद किया, हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब जब हम अपनी बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसकी डायरेक्शन एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड पे आ रही है। बॉडी को जब डिवाइड करते हैं, आप सामने की तरफ से हम अपनी बॉडी को डिवाइड करें, पीछे की तरफ कट लग रहा है और बॉडी डिवाइड हो रही है लेफ्ट और राइट पार्ट्स में, वर्टिकली आप देख रहे हैं उसको, उसकी डायरेक्शन को, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूवमेंट भी सामने से पीछे की तरफ होंगी, एंटीरियर टू पोस्टीरियर मूवमेंट्स होंगी। तो इसमें जो मूवमेंट्स होंगी वो बॉडी के सामने वाली फ्लेक्शन जैसे एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ये कुछ मूवमेंट्स हैं। वॉकिंग है, रनिंग है, स्क्वाटिंग है, डेड लिफ्ट है, ये सारी की सारी कुछ स्पोर्ट्स के रेलिवेंट मूवमेंट्स हैं, कुछ जो सा जर्नल बॉडी की जो सा मूवमेंट्स हैं, वो ये 5-6 मूवमेंट्स आपके सैजिटल प्लेन में होती हैं। आपको एक प्लेन याद हो गया कि ये आपका सैजिटल प्लेन आपकी बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड करता है, और बॉडी के सामने वाली और बैक साइड वाली जो मूवमेंट्स हैं वो सारी इसी के अंदर होती हैं। एक और जो चीज आपने बस यहाँ पे ऐड करनी है, एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो एक्सिस का मतलब होता है वो पॉइंट है जहाँ पे रोटेशन होनी है, जहाँ पे मूवमेंट होनी है, वो इमेजिनरी लाइन है। एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो वो इमेजिनरी लाइन है जहाँ पे रोटेशन होनी है आपके डिफरेंट एक्सिस के ऊपर। तो सैजिटल प्लेन का जो एक्सिस है उसका नाम है सैजिटल, उसका नाम है फ्रंटल एक्सिस है, और उसको हम फ्रंटल एक्सिस को मीडियोलैटरल एक्सिस भी कहते हैं, और उसका तीसरा नाम कोरोनल एक्सिस भी इसके लिए टर्म यूज होती है। तो ये कुछ कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको आपने यहाँ से अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है और फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन का दूसरा नाम फ्रंटल प्लेन भी है। अब पहला आपकी लेफ्ट राइट बॉडी पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, अब ये आपकी बॉडी को फ्रंट, और नाम से पता चल रहा है फ्रंटल या कोरोनल, आपकी क्रेनियल बोन को फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है। ये आगे एंटीरियर और पोस्टीरियर वाले, वेंट्रल और डोर्सल वाली डायरेक्शन में डिवाइड करता है। तो इसके अंदर हमारे पास इस तरह से एंटीरियर पोस्टीरियर, अब इसकी जो डायरेक्शन बनती है वो लेफ्ट टू राइट बन रही है, ये देखें जी,
मूवमेंट हमेशा डायरेक्शन पे होनी है, तो डायरेक्शन पे होनी है तो मूवमेंट जितनी भी साइड की मूवमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे एबडक्शन है, एडक्शन है, एलिवेशन है, डिप्रेशन है, इनवर्जन है, ईवर्जन है, लेटरल रेजिज है, लेटरल फ्लेक्शन है, जंपिंग जैक्स है, लेटरल बेंडिंग है, लंजीज है लेटरल साइड पे, और हमारे पास शोल्डर रेजिज है, हिप रेजिज है। इस इन सारी की सारी मूवमेंट ये क्योंकि साइड बाय साइड हो रही है, ये सारी की सारी मूवमेंट हमारे पास कोरोनल प्लेन में, फ्रंटल प्लेन में, या इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है मीडियोलैटरल प्लेन के अंदर होती है, क्योंकि साइड की मूवमेंट्स है। और इसका जो एक्सिस होगा कोरोनल है, तो इसका जो एक्सिस होगा वो सैजिटल एक्सिस होगा, जिसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी कहेंगे। थर्ड जो हमारे पास है दैट इज ट्रांसवर्स प्लेन। अब हमारे पास सामने की भी एंटीरियर पोस्टीरियर की मूवमेंट होगी, मीडियोलैटरल मूवमेंट्स होगी हैं। अब हमारे पास बच जाती है सिर्फ वो जो रोटेशनल मूवमेंट्स हैं। जब हम रोटेशनल मूवमेंट्स की बात करते हैं तो वो तमाम मूवमेंट्स जो रोटेशन पे चल रही होती हैं। कौन सी रोटेशन पे? हमारी जितनी भी रोटेशनल मूवमेंट्स हैं, जैसे आर्म को रोटेट करते हैं हम, सुपिनेशन है, प्रोनेशन है। तो ये ट्रांसवर्स प्लेन होता क्या है? ट्रांसवर्स प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो हॉरिजेंटल प्लेन है, पहले दोनों वर्टिकल प्लेन थे, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ट्रांसवर्स प्लेन हॉरिजेंटल प्लेन है और ये आपकी बॉडी को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट्स में, अपर और लोअर पार्ट्स में। यानी आप अपनी बॉडी को दो हिस्सों में, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो हमारे पास वो जो प्लेन इसको डिवाइड करेगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्लेन। तीन प्लेन अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, और जितनी भी रोटेशनल मूवमेंट्स हैं वो सारी की सारी इसके ऊपर होती हैं। और जो इसका एक्सिस होता है, ये देखिए हॉरिजेंटल है, तो इसका जो एक्सिस होगा उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल या वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। और जितनी भी रोटेशनल मूवमेंट्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर पाई जाती हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर होती हैं। अक्सर कंफ्यूजन ये होती है कि दो बच्चे दोनों चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। सिंपल समरी ये है कि आप सैजिटल प्लेन आपका बॉडी को लेफ्ट राइट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मूवमेंट सामने की तरफ हो रही है। फ्रंटल प्लेन आपकी बॉडी को फ्रंट बैक में डिवाइड कर रहा है, तो ऑपोजिट मूवमेंट्स होंगी, साइड वाली मूवमेंट्स। ट्रांसवर्स प्लेन आपकी बॉडी को अपर और लोअर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसके ऊपर जो मूवमेंट्स होंगी वो रोटेशनल मूवमेंट्स होंगी। आप सिर्फ प्लेन को याद करें और इतनी सी बात ये याद कर लें कि जो एक्सिस होगा वो इसके 90 के एंगल पे प्रेजेंट होगा, और इसके जो लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वो। इस चीज को आपने, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि 180 के एंगल पे होगा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं फ्रंटल एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो उसका जो प्लेन होगा वो सैजिटल होगा, और फ्रंटल प्लेन का जो एक्सिस होगा वो सैजिटल होगा। ये इस तरह मैं ऑपोजिट टर्म्स की बात कर रहा हूँ। और ट्रांसवर्स प्लेन का जो हमारे पास एक्सिस होगा वो वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होगा। इंपॉर्टेंट यहाँ से जो चीज है वो है मूवमेंट्स है। मूवमेंट्स की आपने बात कर दी, मूवमेंट्स को अच्छे तरीके से याद करने हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ से याद करनी है, इनके अदर नेम्स। आप एक दूसरे के साथ मूवमेंट जब हम करते हैं प्लेन्स को एक्सिस के साथ और एक्सिस को इनके जो अदर नेम्स हैं इंटरचेंज करते हैं, वो चीजें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आप अगर गलती से बता बैठे कि हमारा सब्जेक्ट है, या मूवमेंट वाला कोई सब्जेक्ट बता बैठे, तो ये इंटरव्यू के अंदर भी अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इनको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। ये चैप्टर हम लेक्चर, ये जो टॉपिक नंबर हमारे पास 1.6 है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ तक इंट्रोडक्शन एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का बेसिक्स जो उनसे टॉपिक्स थे वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। यहाँ से आगे हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है इसका आखिरी सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। देखें जनरली हमने ये कहा था कि वो वाली चीज, वो वाला एरिया जो स्ट्रक्चर्स के साथ डील करते हैं उसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमने कहा था फिजियोलॉजी, उन स्ट्रक्चर्स की फंक्शनिंग को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। अब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी नाम से पता चल रहा है कि वो फिजियोलॉजी जिसके साथ आपकी एक्सरसाइज लिंक्ड है, एक्सरसाइज जो जिसके साथ अटैच हुई है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्ड एंड अडेप्ट द फिजिकल एक्टिविटी। यानी ह्यूमन बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, जब वो एक्सरसाइज के ऊपर लागू होती है वो उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, जब एक कॉन्टिन्यूसली फेज के अंदर हम उसको करते हैं तो वो किस तरह उसको अडेप्ट करती है, और क्या क्या चेंजेस आती हैं, इस सब चीजों को हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बड़ा वास्ट एरिया है। इसके अंदर जो हम की एरियाज जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के हम पढ़ते हैं, हम
जो मैंने आपको बताया था 7 लेक्चर हैं जो हमारे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो कोर्स है HEC का BS का या MS का, उसके अंदर हम इनको पढ़ते हैं। तो इन 7 चैप्टर्स को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिनमें मस्कुलर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट और टॉप लाइक प्रायोरिटी वाला टॉपिक है, एरिया है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे स्पोर्ट्स के साथ फिजिकल एक्टिविटी के साथ लिंक करता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि मसल्स किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर फटीग किस तरह से होती है, मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ किस तरह से डेवलप होती है, और जब वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो पावर इंड्योरेंस कैसे डेवलप होती है। मसल फाइबर्स की टाइप इसके अंदर हम चेक करते हैं, फास्ट ट्विच है, स्लो ट्विच है, और मसल जब रिकवरी के ऊपर आते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ये भी। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्डिक आउटपुट क्या होती है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ब्लड प्रेशर जैसे है, ब्लड सर्कुलेशन की टाइप्स और उनके ऊपर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज कैसे जो इफेक्ट करती हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। नंबर 3 पे हमारे पास इस सिस्टम के अंदर हम जो चीज देखेंगे दैट इज रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर हम ब्रीथिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, प्रॉपर जो सा किस तरह से रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज हैं, वॉल्यूम्स हैं, उनकी हम बात करेंगे, और एक्सरसाइज के जरिए हम किस तरह से उसको इंटर रिलेट करते हैं, कौन कौन सी अडेप्टेशन होती हैं एक्सरसाइज के साथ, इन चीजों को डिस्कस करते हैं इसके अंदर। एनर्जी सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ हम इसको लिंक करते हैं बेसिकली एनर्जी सिस्टम को, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी सिस्टम की बात इसलिए की गई है कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बेसिक कंसर्न ये होता है कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। नॉर्मली हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एनर्जी दे रहे हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर। नॉर्मल के अलावा भी अब आप जब BMR अपना कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी कैलकुलेशन, टोटल डेली एनर्जी इनटेक अपना कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं कि एक्टिविटी का फैक्टर आप मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप एक्टिविटी का फैक्टर जो मल्टीप्लाई करते हैं वो आपका टोटल एनर्जी बताता है कि आपको एक दिन में इतनी एनर्जी चाहिए। तो इसके अंदर हम बेसिकली एनर्जी सिस्टम की बात करते हैं। अगर हम हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करेंगे तो उस वक्त कौन सा एनर्जी सिस्टम होगा, मीडियम टाइप की एक्सरसाइज इंटेंसिटी के ऊपर कौन सा एनर्जी सिस्टम लागू होगा, लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस के ऊपर कौन सा एनर्जी सिस्टम लागू होगा, और उनको हम किस तरह से अपनी बॉडी को अडेप्ट करेंगे उसके साथ, ये बात यहाँ पे की जाती है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के साथ, सारे का सारा सिस्टम हमारा एंडोक्राइन हमारे हार्मोन्स के साथ लिंक्ड है। जब हम कुछ परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करने जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करके आते हैं तो हमारी टेंशन जो था वो खत्म हो जाती है, हम कॉप अप कर चुके होते हैं, वो हार्मोन्स की वजह से होता है। तो कैसे एक्सरसाइज इस चीज को अफेक्ट करती है, तो इसको हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज साइकोलॉजी जो है, स्पोर्ट साइकोलॉजी, उसके अंदर भी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। थर्मोरेगुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे हमारे पास। थर्मोरेगुलेशन जो जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, थर्मोरेगुलेशन एक्चुअली लिंक करता है आपकी उस चीज के साथ, आपके टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करना है। गर्मी होगी तो तब ये इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ये एक अलग लास्ट जोन है हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, और पार्ट ए का टॉपिक है ये। इसके अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, गर्मी के अंदर हमारी बॉडी किस तरह अपने आप को स्टेबल करती है, एक्लामेटाइजेशन टर्म यूज करते हैं, इसके लिए हम गर्मी के अंदर किस तरह से करती है, सर्दी के अंदर किस तरह से करती है, जब हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो इन चीजों को हम वहां पे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करते हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी ह्यूमन बॉडी। क्यों हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर एप्लीकेशन जब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, क्या फायदा होता है हमें। सिंपल आप टॉपिक्स को याद कर लें। इसका इंटरव्यू में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल फिर भी आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के देखेंगे, पॉइंट्स को याद कर लें, एथलेटिक परफॉर्मेंस को पता चलता है। ऊपर वाले जो 6 टॉपिक पढ़ के आए हैं तो उनको आप देखें, जब आपको किसी भी एथलीट की उन सारी चीजों का पता हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अक्सर जो सा रोल होता है वो ट्रेनिंग का होता है। ट्रेनिंग करते वक्त हमें इंजरीज का सामना होता है। अगर हमें अपनी ऊपर वाली सारी की सारी 6 चीजों का पता हो, किस तरह से हमारी बॉडी ने अडेप्ट करना है एक्सरसाइज को, कौन सा एनर्जी सिस्टम होगा, किस तरह हमने अपनी बॉडी को रेगुलेट करना, स्टेबल करना डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, तो इंजरी से हम खुद ब खुद बच जाते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर जब गर्मी में आप खेलते हैं तो मसल्स की क्रैम्पिंग होती है,
अब उस मसल की क्रैम्पिंग से बचने के लिए हमारे पास मसल क्रैम्प से बचने के लिए न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजीज यूज की जाती हैं, फ्रीक्वेंटली हाइड्रेशन स्ट्रेटेजीज यूज की जाती हैं, और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर हमारे पास स्पोर्ट्स ड्रिंक्स यूज की जाती हैं। ये हमें इंजरीज से बचाती हैं, रिकवरी के अंदर हेल्प आउट करती हैं। तो ये न्यूट्रिशन का जो रोल है वो हमें एक्सरसाइज के साथ लिंक करवाता है, जिसकी वजह से हम एनर्जी से इससे बच जाते हैं। इसके अलावा जेनेरिकली हम सिंपली देखते हैं वेट मैनेजमेंट और बॉडी कंपोजिशन, लीन बॉडी मास को प्रमोट करने के लिए, बॉडी फैट को कम करने के लिए, बॉडी ओवरवेट को कम करने के लिए, ओबेसिटी को खत्म करने के लिए एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एक्सरसाइज के सारे प्रिंसिपल एक्सरसाइज के साथ लिंक्ड होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर और रिस्पिरेटरी हेल्थ, ये दोनों क्रिटिकल ऐसी चीजें हैं कि दोनों में से अगर कोई भी फंक्शन प्रॉपरली एफिशिएंटली परफॉर्म ना कर रहा हो तो हमारी बॉडी अपना वर्कआउट प्रॉपरली कर ही नहीं पाती। जब बॉडी प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाती तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस कम होगी, इंजरीज के चांसेस ज्यादा होंगे। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हमें इन चीजों में हेल्प आउट करती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी मसल्स की, हमारी बॉडी की ओवरऑल जो एफिशिएंसी है काम करने की वो इन्हांस हो जाती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एजिंग को कंट्रोल करने में और फंक्शनल इंडिपेंडेंस को यानी फंक्शनल एबिलिटीज को ज्यादा करने में, इन्हांस करने में, एफिशिएंट बनाने में एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हमें गाइड करती है, अपना रोल प्ले करती है। स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स साइंसेस के अंदर अगर हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स ये जेनेरिक पर्सपेक्टिव से था, हम स्पोर्ट्स के अंदर प्रमोट देखते हैं तो स्पोर्ट्स के अंदर क्यों जरूरी है, इसके अंदर हमारे पास एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें पता चल जाते हैं। यानी एक पावर वाले बंदे ने, पावर वाले एथलीट ने किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को डेवलप करना है, एक जो इंड्योरेंस वाला एथलीट है उसने किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को प्लान करना है, एक बेसबॉल वाले प्लेयर ने किस तरह से करना है, क्रिकेट वाले प्लेयर ने किस तरह से करना है, टेबल टेनिस वाले प्लेयर ने किस तरह से करना है। तो ये एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से पता चलता है। इसके अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स को, थ्योरीज को, चीजों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि हम किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, बेसिक जो कंसर्न हमारा स्पोर्ट्स के अंदर होता है वो परफॉर्मेंस को बेहतर करना होता है। जैसे अभी पिछला कल हमारा पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था, परफॉर्मेंस लो होने की वजह से हमारे पास सिर्फ क्या हुआ है, हम मैच हारे हैं। तो स्पोर्ट्स के अंदर बेसिकली कंसर्न हमारा परफॉर्मेंस को हाई करना होता है, परफॉर्मेंस को ज्यादा करना होता है। असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, VO2 मैक्स और बाकी फिटनेस टेस्टिंग जो है उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का एक पूरा एक एरिया है जिसमें फिटनेस टेस्टिंग और उसकी कैटेगरीज के बारे में बात की जाती है, उसका हम देखते हैं। न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्रैम्पिंग वाला इशू अक्सर जो गर्मियों में जब हम कोई एक्टिविटी, कोई टूर्नामेंट, कोई क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्सिंग एक्टिविटीज हो रही होती है तो उस वक्त हमें न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये क्वेश्चन भी एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा था एक टीचर ने, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि न्यूट्रिशन कैसे हेल्प आउट करती है एक एथलीट को, बिल्कुल बेसिक्स बिगिनर एथलीट से लेके इंटरनेशनल लेवल तक किस तरह से आप समझते हैं कि न्यूट्रिशन एक अपना रोल प्ले करती है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए। तो बेसिक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का जो नॉलेज है वो हमें इतना काबिल करता है कि हमें ये पता चल जाता है बेसिकली हमारी बॉडी ने कब क्या और कैसे उसको यूटिलाइज करना है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को यूटिलाइज करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली हमारी परफॉर्मेंस बढ़ना शुरू होती है। स्पेशल पॉपुलेशन अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अडेप्टेड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से ही हमने उनको अडेप्ट किया होता है, लेकिन उनको मॉडिफाई किया होता है तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हमारे पास एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का जो नॉलेज है बड़ा क्रूशल है, बड़ा एसेंशियल है, जेनेरिक लाइफ में भी, स्पोर्ट्स साइंसेज के अंदर भी, फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी, फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम के अंदर भी, बिकॉज इससे हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल अपनी जो एक्सरसाइज है उसको डिजाइन कर सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे हम जो उनसे जा सकते हैं, परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं, इंजरीज की प्रिवेंशन हो सकती है और हम अपनी ओवरऑल वेलबींग को, फिटनेस को, वेलनेस को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज एक्सरसाइज। ये वही थोड़ी सी चीज दोबारा रेपिटेशन है यहाँ पे, ये अलग से एक एरिया था वो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के साथ था। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी तीनों को मिला के स्पोर्ट्स के लिए क्यों जरूरी है, अपना रोल प्ले करती हैं
एनाटमी हमें स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने में, स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प आउट करती है। इसके अलावा फिजियोलॉजी हमें फंक्शनिंग को समझने में हेल्प आउट करती है, और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हमें उन तमाम चीजों को आपस में रिलेट करने के लिए, एक्सरसाइज के साथ लिंक करने में आगे हेल्प आउट करती है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी बेसिकली स्टडी है फिजियोलॉजी की, बॉडी रिस्पॉन्सेज की, बॉडी फंक्शनिंग की। तो इसको जब हम देखते हैं तो एथलेटिक परफॉर्मेंस के अंदर हमें हेल्प आउट होता है, इंजरी प्रिवेंशन के अंदर, ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करना सबसे बेसिक आर्ट होता है स्पोर्ट्स के अंदर एक ट्रेनर के लिए, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स नीड्स ऑफ अ सर्टेन पर्सन। उस चीज के लिए एवेल्युएशन के लिए फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम को, फिजिकल फिटनेस टेस्टिंग के लिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर ये एक्सरसाइज फिजियोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ रिहेबिलिटेशन वेलबींग फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए, ज्यादा करने के लिए एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का जो उनका नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्पोर्ट्स साइंसेज के अंदर एनाटमी का क्या रोल है। एनाटमी की जब हम बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर हमें समझने को मिलते हैं। ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा पार्ट किस तरह से वर्क करता है, उसका हमें पता चलता है। हार्ट के फंक्शनिंग समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर का समझना जरूरी है। बेसिक स्किल टेक्निक डेवलप करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या है। मिसाल के तौर पर फास्ट ट्विच, स्लो ट्विच जो फाइबर्स होते हैं उनको समझने के लिए, उन किसी भी एथलीट के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप करवाने, इम्प्लीमेंट करवाने से पहले, उसको ट्रेनिंग करवाने से पहले हमें उसकी मसल्स की कैटेगरी का पता होना चाहिए ताकि हम अपनी एक्सरसाइज को एफिशिएंट कर लें। तो ये हमें एनाटमी जो उनसा बताती है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन, आपकी बॉडी की जो ओरिएंटेशन है वो आपको ये बताती है कि किस तरह से, किस एंगल के ऊपर आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है और किस एंगल तक अगर आपकी बॉडी, जैसे बेसबॉल पिचर्स अक्सर होते हैं उनको बड़ी इंजरीज के चांसेस होते हैं, और वो सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि बायोमैकेनिकली और एनाटॉमिकली उनका जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो इस तरह से डिवेल्प हुआ होता है। तो उस चीज को डेवलप करने के लिए, उस चीज को देखने के लिए हमारे पास एनाटॉमी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कम्युनिकेशन करवाती है हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं टीमों के साथ, उन लोगों को बेसिक नॉलेज ईच एंड एवरीथिंग पता होता है, मसल्स का, बोन्स का स्ट्रक्चर और पूरी बॉडी के जो उनसे स्ट्रक्चर है, ऑर्गन सिस्टम्स का, उनकी बेसिक एनाटॉमी का पता होता है। वो फिर आपके फिजिकल ट्रेनर्स होते हैं, फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, बाकी कोचेज होते हैं, उनके साथ उस नॉलेज को शेयर करके अकॉर्डिंग टू द एथलीट रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स ऑफ द पूरे जो उनसे परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए आपकी डिमांड होती हैं, उनका अकॉर्डिंग फिर अपन प्लान को फॉलो अप करते हैं। तीनों के दरमियान बड़ा स्ट्रॉन्ग आपस में रिलेशन है। रिलेशन क्यों है? बिकॉज आपस में एक दूसरे के साथ इंटर डिसिप्लिन के तौर पे ये काम करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग में आपके मसल्स यूज हो रहे हैं। अब फास्ट ट्विच वाला बंदा ज्यादा एंड्योरेंस वाली एक्टिविटीज के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। स्लो ट्विच वाला बंदा एंड्योरेंस एक्टिविटीज के अंदर काम कर पाएगा। अब लेग लेंथ का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेग, आपकी जो हाइट है वो बड़ा इसके अंदर रोल प्ले कर रही है। छोटी हाइट वाले प्लेयर्स कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स जो होते हैं उनके अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। बड़ी हाइट वाले जो लोग होते हैं वो जंपिंग इवेंट्स के अंदर, थ्रोइंग इवेंट्स के अंदर, स्प्रिंटिंग इवेंट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ये स्ट्रक्चर है। अब इन स्ट्रक्चर की फंक्शनिंग हमें फिजियोलॉजी बताती है, और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हमें ये बताती है कि हम इनको अडेप्ट कैसे कर सकते हैं, यानी इनको मजीद पॉलिश कैसे कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। तो ये बेसिकली हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टीचर्स के लिए, लेक्चरर्स के लिए, कोचेस के लिए, कि वो प्रॉपर इन सब्जेक्ट्स के नॉलेज को समझें, बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी को समझें, फिजियोलॉजी को समझें, उसको पढ़ें, और उसके बाद हम जब फील्ड में जाते हैं प्रैक्टिकल करवाने, तो प्रैक्टिकल उसके अकॉर्डिंग हम करवाएं, बच्चे के अकॉर्डिंग करवाएं, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करवाएं, उसको ट्रेनिंग उसके अकॉर्डिंगली हम डेवलप करवाएं। तो ये तभी होता है जब हम पढ़ के जाते हैं या हम पढ़े हुए होते हैं, हमने चीजों को पढ़ा हुआ होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मॉडर्न स्पोर्ट्स साइंसेस के अंदर इसका जो उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब इतनी ज्यादा एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई है, इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। आप देखते हैं कि हम अक्सर क्वेश्चन ये पूछते हैं, बाकी टीमें क्रिकेट की अगर मैं मिसाल दूं, क्यों इतना ज्यादा जीत रही हैं?
ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले ले, 5 6 7 हमने उनके टूर्नामेंट्स उन्होंने इंटरनेशनल आईसीसी के जीते हुए हैं। क्यों जीते हुए हैं? वो लोग अपनी टेक्निक्स को पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए काम कर रहे हैं। हम अभी भी उन चीजों को फॉलो अप पे लेके आ रहे हैं। अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं की, अभी हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। तो हम उस वजह से जो उनका रोल है, एडवांसमेंट ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, फिजिक्स, जो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एडवांस है, टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हो गई है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसके अंदर। लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो ये सारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम ये हमारा लेक्चर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक हम इसको आज पढ़ेंगे, यहाँ तक इसको आप गो थ्रू करके देखें, और यहाँ से आगे फिर जो है इसके एमसीक्यूज का पोर्शन है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एमसीक्यूज की भी हम सीरीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ में आपको शेयर कर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में, कहीं पे भी बताएं कि हमें एमसीक्यूज की जो सीरीज है वो स्टार्ट करनी चाहिए। ये एमसीक्यूज आप बुक से खुद पढ़ लेंगे और हमें अगले चैप्टर के ऊपर जाना चाहिए। इसको टेस्ट के लिए हमने एक दिन दे के टेस्ट लेके फिर अगले चैप्टर के ऊपर जाना चाहिए। या आप मुझे बताएंगे, जिस तरह आप कहेंगे हम उस तरह से इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। आपने ज़रूर अपनी राय देनी है कि हम इसको मज़ीद किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, मज़ीद किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। और बुक के लिए मैंने आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जो आपका डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की, उसके अंदर मैंने सारी डिटेल दी हुई है कि आप अपनी बुक ऑर्डर करना चाहें, बुक को हार्ड फॉर्म में लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टूडेज अटेंशन। लेक्चर उम्मीद है आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, काफ़ी चीज़ें आपके लिए प्रोडक्टिव होंगी और आपके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने में हेल्प आउट हुई होंगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर्स को, नेक्स्ट आने वाली जो सीरीज़ है उसको हम बेहतर कर सकें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और दिए गए नंबर्स पे, हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं उन पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपका टेस्ट रेगुलर साथ साथ चलते रहें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।